साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिससे हम चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर देते हैं, उनकी कुछ वेलोसिटी हमारे पास फाइनली आ जाती है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज़ किया जाता है। देखो, हमारे पास दो इस तरीके से डीज होते हैं और उसको हम एक एसी सप्लाई से, जो अपनी पोलैरिटी समय के साथ बदलती रहती है, उससे कनेक्ट कर देते हैं। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो होता है वी। कभी इधर वी होगा, पॉजिटिव ये होगा, कभी पॉजिटिव, कभी फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा। इस तरीके से चेंज होती रहती है पोलैरिटी। ऑलराइट, मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, और वो क्यू चार्ज पार्टिकल अगर इधर से इधर जाता है तो उससे कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी गेन कितनी हो जाएगी? हमारे पास Q इंटू वी काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी, है ना। एक लेफ्ट टू राइट करने में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाता है, के ई गेन इज इक्वल टू Q इंटू वी। लेकिन अगर मैं एक कंप्लीट साइकिल की बात करूं, कंप्लीट साइकिल में वो इधर से इधर भी जाएगा और फिर वापस भी आएगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको हमें 2 से इन 1 साइकिल। ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल मूव करता है, चार्ज पार्टिकल, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो मान लो यहाँ से कोई पार्टिकल स्टार्ट होता है किसी तरीके से, अगर वो इधर आ गया है तो अब वो सर्कुलर पाथ में जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। फिर यहाँ से जब वो इधर आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अब उसका रेडियस इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? हमें पता है रेडियस की जो वैल्यू होती है वो होता है एम वी अपॉन क्यू बी। इस तरीके से चार्ज पार्टिकल का चार्ज सेम है, बी सेम है, मास सेम है, वेलोसिटी समय के साथ बढ़ती जा रही है। हर लेफ्ट राइट में उसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो रेडियस थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका पाथ एक्चुअली कुछ फिर इस तरीके से बनता जाता है हमारे पास ऐसे। वो परफेक्टली सर्कुलर होता है, मुझसे बन नहीं पा रहा है। टन, 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 टन। और यहाँ पर लास्ट में फिर यहाँ पे कुछ करके ओपनिंग देते हैं हम यहाँ पे, तो फिर वो यहाँ से बाहर भी निकल जाता है। एग्जिट जब होगा उसकी फाइनली वेलोसिटी वी फाइनल, लेट से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ऑलराइट, अच्छा, वी फाइनल और इसका साइक्लोट्रॉन का कुछ रेडियस भी होगा। साइक्लोट्रॉन का रेडियस मान लो यहाँ पर इस तरीके से आर हमारे पास है। तो इसके बीच में मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूँ कि हमारे पास आर के हिसाब से वी फाइनल की कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, और वी फाइनल की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है क्यू बी आर अपॉन एम। सेम वही फॉर्मूला है हमारा जो सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वाला होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पर लग गया। खाली आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो रेडियस है वो हम डिज़ाइन करते हैं साइक्लोट्रॉन का, कि मैक्सिमम इस रेडियस में वो चक्कर काट सकता है, और उसके बाद उसको हम एग्जिट करा देंगे। बी की हम वैल्यू सेट करते हैं, मास चार्ज पार्टिकल का होता है, चार्ज भी उसका खुद का होता है। ये इस तरीके से हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर मुझसे कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। और यहाँ पे आप वैल्यूज रखोगे तो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा सवाल बना सकता हूँ कि भाई एक चक्कर में मेरे पास इतनी काइनेटिक एनर्जी का गेन होता है, तो मुझे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे कि मेरे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाए? अगर पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया है ना, तो इफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एन साइकिल्स हो चुकी हैं, तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऐड होगी, है ना, तो वो हो जाएगी 2qv मल्टीप्लाइड बाय n विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो इस तरीके से मैं n की कैलकुलेशन भी यहाँ पर कर पाऊंगा। फॉर्मूले रट्टे मारने की आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर देख लो यार, यहाँ से n की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है n विल बी इक्वल टू, हमारे पास एक q से q इस तरीके से कट जाएगा। n का फॉर्मूला आ जाता है क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4m वी। यहाँ पर v क्या है? वोल्टेज है ये। दिस इज नॉट वेलोसिटी। वोल्टेज किसका है? सप्लाई का जो वोल्टेज है। ठीक, वेलोसिटी फाइनल का हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला आ चुका है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो इसको भी लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू दिस। एक चीज़ और रह रही है कि देखो, हमारे पास जो एसी की सप्लाई हम लगाते हैं, यहाँ पर एसी की वोल्टेज तो हमने बात कर ली, लेकिन यहाँ पर हमें एक फ्रीक्वेंसी की भी बात हमें करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच होना चाहिए।
कैसे मैच होगा? जब इसने पोलैरिटी बदली, है ना, तो उस वक्त ये पार्टिकल इधर आना चाहिए। जब ये दोबारा पोलैरिटी बदलेगा तो ये इधर आना चाहिए, फिर पोलैरिटी बदलेगा तभी इधर आना चाहिए, फिर पोलैरिटी बदलेगा जब ये इधर आना चाहिए। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तभी हमारे पास वो एक्सेलरेट होता जाएगा, तभी उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती आएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती आएगी। तो फ्रीक्वेंसी मस्ट मैच, है ना, फ्रीक्वेंसी मस्ट मैच। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, इसकी वेलोसिटी समय के साथ बढ़ती जा रही है तो क्या उसका टाइम पीरियड चेंज होता है ना? इसके सर्कुलर मोशन का एक टाइम पीरियड होता है। हम जानते हैं जो टाइम पीरियड का जो वैल्यू होती है वो कितनी आ जाती है, हमने कल देखा था 2πm/qb आती है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ये हमें पता है, ये चीज़ें हम कल देख चुके हैं सर्कुलर मोशन में। और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/f आप लिख सकते हो वहाँ पर, टी के बराबर। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, तो आप यहाँ से वो वाली वैल्यू पता कर पाओगे। यही कुछ चीज़ें जो हमें साइक्लोट्रॉन में देखनी होती है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। साइक्लोट्रॉन में हमने देखा कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आती है वो कितनी आती है, qb/r/m। और हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है, इसका टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाती है 2πm/qb। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे जैसे इसकी हाई स्पीड होती जाएगी तो हमारे पास रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स काउंट होने लग जाएंगे, और उस केस में हमारे पास क्या होता है, मास की वैल्यू चेंज हो जाती है और वो बढ़ के हो जाती है m0/√1 - v²/c², या फिर मैं लिख सकता हूँ m इंक्रीजेज। ठीक। अब एम इंक्रीज होगा, उससे क्या चीज़ होगी, देखो पहली बात तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी हम प्रेडिक्ट कर रहे थे उससे कम हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास ये पार्टिकल तभी एक्सेलरेट करता है जब वो यहाँ से इधर आना था उसको, तब यहाँ पे उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए। यहाँ से जब उसको इधर आना है तब उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए। अब हमने यहाँ पे कुछ AC की सप्लाई लगाई है, उसकी फ्रीक्वेंसी है कुछ चेंज होने की। लेकिन जैसे इसका मास बढ़ता जाता है ना, वेलोसिटी का तो यहाँ पे कोई काम नहीं था, तो इस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है। तो स्टार्टिंग में तो वो सिंक्रोनाइज था भाई, जब इसकी पोलैरिटी बदल रही थी तब इसका भी इधर का डायरेक्शन था, फिर इधर का था, फिर इधर का था, फिर इधर का था, वो सब चीज़ें सेम चल रही थी। लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा सा लैग होने लग जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर लग रहा था, पार्टिकल इधर आ रहा था, है ना। उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होगा, डीसेलरेशन हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ होने लग जाएगी। तो हमको इस प्रॉब्लम को फिक्स करना पड़ेगा, भाई फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो रही है, उसका हम क्या करें। तो इसको अब दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। या तो हम इसमें ऐसा करें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का देखो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो अलग अलग जगह पे हम अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लगाएं इस तरीके से कि टाइम पीरियड सेम रहे, पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी बेसिकली इस फ्रीक्वेंसी से मैच रहे। तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें कि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज ही ना हो, है ना। दो तरीके से हम सोल्यूशन यहाँ पे ला सकते हैं। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाती है, फ्रीक्वेंसी मिसमैच, उसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला होगा कि हम एडजस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी। तो भाई अगर हम एडजस्ट करना चाहते हैं बी को, तो किस तरीके से करना है, हमें इस तरीके से करना है। देखो मास की वैल्यू बढ़ रही है तो बी को भी बढ़ा दो आप, और सेम फैक्टर से बढ़ा दो। किस तरीके से बढ़ाओगे, आपको क्या करना होगा, आपके पास जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको आप चेंज कर दो, b/√1 - v²/c²। इस तरीके से आप चेंज कर दो, है ना। यहाँ पर और हमें पता है वेलोसिटी आउटर एरिया में ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कर देना है। इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ें चेंज कर सकते हो। ऐसे वाले साइक्लोट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंक्रोनोट्रॉन। ठीक। दूसरा केस क्या है, आप फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सप्लाई है उसको चेंज कर रहे हो, है ना। तो फ्रीक्वेंसी को अब आप इससे मैच कराने की कोशिश करते हो। हमें पता है कि यहाँ पर पार्टिकल था, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और थी, यहाँ पे जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और हो जाएगी। तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा उसके हिसाब से हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे। तो ऐसे केस में हम उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी का, देखो मॉड्यूलेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज करी जा रही है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड क्या है, साइक्लोट्रॉन। तो इस पे बेस सवाल इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं कि भाई हमें बी में कितना चेंज करना पड़ेगा। तो आपको देखना है फाइनल वेलोसिटी क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप ये फैक्टर निकाल सकते हो, और फिर आप यहाँ पर इस तरीके के चेंजेस कर सकते हो। सेम फैक्टर हमारे पास फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करने होंगे, है ना। इस पर भी ये सवाल वैसे आने के चांसेस कम ही हैं, पर आपको पता होना चाहिए क्या क्या दो तरीके के हमारे पास साइक्लोट्रॉन्स होते हैं।
If the maximum value of accelerating potential provided by a radio frequency oscillator is 12 kilovolt, then the number of revolutions made by a proton in the cyclotron to achieve 1/6 the speed of the light is close to. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमारे पास मान लो n रेवोल्यूशंस वो करता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, हमारे पास देखो जीरो से जो स्टार्ट होगी तो वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, हमारे पास एक रेवोल्यूशन में कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन होती है, तो एन रेवोल्यूशन में कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी। अब एक रेवोल्यूशन में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी गेन होती है 2 × Q × पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इस तरीके से अब आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। क्या यहाँ पे हमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को काउंट करने की ज़रूरत है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास 1/6 द स्पीड ऑफ लाइट है, तो हमारे पास वो जो फैक्टर होता था क्या होता था, m0/√1 - v² / c²। तो ये काफ़ी अभी भी नेग्लिजिबल सही है, तो इसलिए आपको इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा भी सवाल हो गया। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। खाली अब हमें वैल्यूज रखनी है। देखो एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी mv²/4qv। यहाँ पर मास की जो वैल्यू है वो है 1.67 × 10⁻⁻27। वेलोसिटी जो फाइनल हमें चाहिए वो है लाइट की स्पीड की 1/6, तो लाइट की स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा 9 × 10⁻16 डिवाइडेड बाय 36 भी हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिवाइडेड बाई 4 इंटू चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वोल्ट। वोल्ट कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, वो है 12 × 1000। यहाँ पर सबसे पहले तो 9 और 36 को 1/4 मैं इस तरीके से कर दूंगा, और यहाँ पर ये जो 1.67 लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5/3 ना। 1.67 को आप लिख सकते हो 5/3 इस तरीके से। तो ये हो जाता है हमारे पास इक्वल टू 5/4 × 3 × 1.6 को 16 कर देते हैं इंटू 12 × 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 प्लस 19 को मैंने 20 कर दिया है क्योंकि यहाँ से एक मैंने 16 को देखा है ना, 1.6 को 16 बनाया था, ठीक। प्लस 16 यहाँ से आ जाएगा, और ये 1000 था तो फिर से -3 हमें यहाँ पर करना पड़ेगा इस तरीके से। तो देखो ये n की जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 5 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, 4 × 4 16 16 16 ज़ार होता है हमारे पास 256 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा आता है मेरे पास 12 × 3 12 × 3 वो हो जाएगा हमारे पास 36, और ऊपर आ जाएगा इंटू 10⁻⁻ कितना आ रहा है 20 प्लस 16 हो जाता है हमारे पास 36, 36 - 30 तो ये आ जाएगा +6, है ना। तो ये 10⁻6 इस तरीके से आने वाला है, और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 256। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 4 लेकर के हम, तो हो जाएगा हमारा 1024, और इधर बचेगा कितना 36 में से 4 चला जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 9 कुछ आता है इस तरीके से। या तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो, दिस इज 5/9 × 10⁻3, और अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे ना तो हमारे पास ये कितना आ जाता है 5000 डिवाइडेड बाई 10 अप्रॉक्सीमेटली। हाँ ये 550 के आसपास हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। कैसे आ गया, दिस इज 5000 डिवाइडेड बाई 9 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 550। बी इज आवर करेक्ट आंसर। A cyclotron is used to accelerate protons. Okay. If the operating magnetic field is 1 Tesla and the radius of the cyclotron is 60 centimeter, the kinetic energy of the accelerated proton in mega electron volt will be. स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। हमारे पास देखो क्या होगा, साइक्लोट्रॉन में वो इस तरीके से घूमता जाता है घूमता जाता है घूमता जाता है, उसकी कुछ यहाँ पर हमारे पास हो जाने वाली है वी फाइनल। यहाँ पर हमारे पास कुछ रेडियस होगा, हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका मास भी हमारे पास दिया हुआ है प्रोटॉन का। तो आपको बेसिकली क्या फॉर्मूला लगा देना है, आपको लगा देना है R = mv/qb इस तरीके से। और हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R is also equal to √2
2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB। इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। देखो यहाँ से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है R² Q² B² डिवाइडेड बाय 2m। बस अब हमें वैल्यूज रखते जानी है। तो देखो रेडियस की वैल्यू जो है 60 सेंटीमीटर को ऐसा यूनिट में कर दोगे तो हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 100। चार्ज का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा चार्ज है, इसको मैं लिखूंगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डबल हो जाएगा हमारे पास। चलो यार इसको 16 कर देते हैं। 16 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻40 यहाँ पर हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड है 1, चलो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है। डिनोमिनेटर में है 2 इंटू मास की वैल्यू हमें दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 है ना। इसको अगेन मैं 16 इंटू 10⁻⁻28 इस तरीके से लिख देता हूँ। एक 16 से एक 16 ये कट जाता है, 2 से ही कट जाता है, हमारे पास 36 का हाफ हो जाता है 18। और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू हो जाती है 18 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻40 प्लस 28 करेंगे तो आ जाता है -12 आ जाता है। और यहाँ पर फिर से हमारे पास 100 इस तरीके से आ जाएगा ऊपर, तो -14 यहाँ पर ही आने वाला -14। लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है ये किस में आ रही है हमारे पास, ये आ रही है जूल में। सब कुछ ऐसा यूनिट में डाला है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। हमसे पूछा क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या डिफरेंस होता है, जूल को आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। तो दिस विल बी इक्वल टू 18 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हमारे पास बन जाएगा। और जैसे ही आप डिवाइड करते हो ये देखो ये इस तरीके से कट जाएगा 10, हमारे पास किसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 18 इंटू 10⁻14 -13 प्लस 3 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू 18 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी आपको बोलना है। ऑप्शन बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। खाली कैलकुलेशंस करनी है, अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं है, तो एक्यूरेट वैल्यू आ गई है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा हिस्सा एक छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 40 दिन में पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है फॉर जेई। तो लिंक इज अंडर डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखो। सारे के सारे नोट्स कलरफुल हैं, आप देखो नोट्स सारे के सारे चेकआउट कर सकते हो, डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हो, आपको पता चल जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए हैं, बहुत सारे PYQs भी किए हैं। और अगर आप कोर्स देखना चाहते हो पूरा तो लिंक इज अंडर डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखना। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो, यहाँ कहीं पे आपको लिंक दिख जाएगा, सब्सक्राइब करना। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।